आज हमारे साथ है राष्ट्रीय गर्जना सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने अभी जो जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर एक घोषणा की है, तो इसको लेकर इनसे जानते हैं, क्योंकि ये लगातार पिछले 15 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे में इनसे जानते हैं कि एक जो मोदी सरकार ने जो एक जी, जी। जातीय जनगणना को लेकर एक घोषणा की है, इसको लेकर पहले क्या कहेंगे? हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये मांग वर्षों से चली आ रही है। और सेंसेक्स जो होता है, जातीय जनगणना, हर 10 साल में होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं कराई। जब देश आजाद नहीं था, 1931 में हुई, उसके अनुसार 52% संख्या ओबीसी की थी। इनको ये लगा कि ओबीसी की संख्या जब सामने आएगी तो ओबीसी अपना हक मांगना शुरू करेगी। इन्होंने फिर 2011 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करी। आज मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके लिए पूरा पिछड़ा वर्ग आभार प्रकट प्रकट करता है मोदी जी का। और मेरी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से बैठ के बात हुई थी कि आप ये जातीय जनगणना कराएं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि मैं मोदी जी से बात करके इसको कराने का काम करेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने ये लागू करने की बात करी। इसके लिए जहां हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की का, अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, वहीं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि लगातार ये मांग तो हम कई सालों से उठाते हैं। हैं। जी, राहुल गांधी ने संसद में भी मांग उठाई है लगातार। जी। तो ये तो लगातार कांग्रेस को लोग, क्योंकि बीजेपी ने ये लागू नहीं की। प्रवीण जी, कांग्रेसी एक नंबर के झूठ हैं। चाहे मैं राहुल गांधी की बात करूं, चाहे अन्य जो कागजी लोग हैं जो सिर्फ अखबारों में आते हैं और कुछ नहीं। आप ये देखें कि 2011 में किसका राज था? तब तो कांग्रेस का राज था। किसने इनके हाथ पकड़ लिए थे? क्यों वो जातीय जनगणना इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी? जब इनकी कलम में ताकत थी, ये दे सकते थे, तब तो इन्होंने दी नहीं। और जब इनका राज खिसक गया, इनको देखा कि पूरा पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ लग लिया, तब इनको पिछड़ा वर्ग की याद आनी शुरू हुई। और फिर ये जातीय जनगणना हमारी सरकार आएगी तब हम करेंगे, ये बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं करा? ये बड़ी बात है ना, जब तो किया नहीं। और आज ये कहते हैं हम आएगी जब करेंगे। तो ये बिना बात का क्रेडिट लेने की बात करिए। इनका कोई रोल नहीं है। ये तो नहीं चाहते थे कि देश की जातीय जनगणना हो। हनुमान जी ये बताएं जी। कि जो जातीय जनगणना से हम्म, खासकर हम्म। बैकवर्ड के लोगों को कितना फायदा होने वाला है? जातीय जनगणना से बैकवर्ड को फायदा इसलिए होगा कि जो 1931 में जो संख्या थी वो 52% थी, आज अब वो 60% है। एक तो जातीय जनगणना का ये फायदा होगा कि हर जाति किस संख्या में प्रदेश और देश में रह रही, इसका पता चलेगा। कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं वो पता चलेगा। कितने नौकरी में है, कितने बेरोजगार हैं, ये सारी चीज पता चलेगी। और जब अबो 60% बैकवर्ड की जब संख्या आएगी, तो अब वो 60% राज्य में हिस्सेदारी भी बैकवर्ड चाहेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बैकवर्ड को लेकर अब जैसे बात की जाए, अगर जी, जी। हरियाणा प्रदेश की बात की जाए, क्या लगता है कि जातीय जो गणना होगी, जी, जी। इसमें कितना परसेंट बैकवर्ड है? इससे कितना उनको लाभ मिलने वाला है, या अलग-अलग जो जातीय आधार पर? इसमें एक चीज सही निकल के आएगी, डाटा निकल के आएगा कि इस जाति की ये संख्या है। जिन जातियों के आज तक कोई बच्चे नौकरी नहीं लगे, जिन जातियों में आज तक कोई एमपी एमएलए नहीं बना, उन जातियों के भी एमपी एमएलए बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उनके बच्चे भी नौकरी लगने शुरू हो जाएंगे इस जातीय जनगणना से। क्योंकि जब ये फिगर सामने आ जाएगा, उस फिगर से सब पता चल जाएगी कौन सी जाति किस कहाँ स्टैंड कर रही है। आप ये देखिए, जिनकी 1-2% है वो तो राज कर रहे हैं, और जिनकी अबो 60% है वो लोग पीछे गए हुए हैं। वो इस बार स्टैंड करेंगे और उसके बाद जो है ना, सत्ता की ओर अग्रसर होंगे ये लोग। इसमें कोई दो राय नहीं। इस जातीय जनगणना से बहुत कुछ निकल के आएगा। और जो ये हमारे देश में जो ये रोहिंग्या हैं, हमारे देश में जो बाहर के लोग, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उनका भी पता चल जाएगा कि ये इस देश के नहीं है। ये चीज भी जातीय जनगणना में आएगी। तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा, और बैकवर्ड को तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि बैकवर्ड को का फिगर आज तक नहीं आया जो 1931 में दिया गया था। उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। और इस बार ये पता चल जाएगा कि देश में अब वो 60% और हरियाणा प्रदेश में अब वो 45% के लगभग जो है ना सामने आ जाएगी कि बैकवर्ड इतना है।
बात करते हैं प्रदेश के जल संकट की, क्योंकि जी पंजाब की तरफ से पानी नहीं आ रहा है, वहीं हरियाणा को लोगों को पानी को लेकर बड़ी दिक्कतें हो रही है, वहीं मतलब त्राही-त्राही मची हुई है। जी जी। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मान साहब से बात करी। ये हरियाणा प्रदेश पंजाब का छोटा भाई है, उसी से तो निकला था। ये जल समझौते उसी वक्त हुए थे। होना तो ये चाहिए था मान साहब को इस चीज पे फोकस ना करके। वो तो उनके तो एलओसी बिल्कुल नजदीक लगती है। वो तो यूं कहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आज ऐसा माहौल है कि पहलगांव में 26 लोग हमारे मार दिए, हम आपके साथ हैं प्रधानमंत्री जी, हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। और ये तो हरियाणा प्रदेश में अपने छोटे भाई का पानी खाने की बात करें, ऐसा कुछ नहीं होगा प्रवीण जी। अभी बीएमबी का जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश से होके आ रहा है, तो अभी जो बांटा गया जो राजस्थान का है, जो दिल्ली का है और जो हरियाणा का, वो मिलेगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसमें राजनीति हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी की सरकार नहीं आई, उसका बदला शायद मान साहब ले रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे देश की बात है, ये जल संकट नहीं आएगा, क्योंकि जब केंद्रीय मंत्रियों से बात हो चुकी है और भारत सरकार इस पे संज्ञान लेके हरियाणा को हरियाणा का हिस्सा का पानी पूरा देगी, इसमें कोई शक नहीं। होना तो ये चाहिए था कि जब सिंधु नदी का पानी बंद करा गया, तब तो मान को लगना चाहिए था पानी तो और फालतू होगा। अब एक चीज है प्रवीण जी की, ये जो कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक डैम बना हुआ है बीएमबी, और उसमें जब बारिश का समय आता है तो वो खाली होना चाहिए, नहीं तो फ्लड के रूप में पानी जल पाकिस्तान में जाएगा। तो फिर क्या करेगा मान उस पानी का, जबकि पानी पूरा है और हरियाणा का पानी मान साहब को देना चाहिए। ये कौन सा तरीका है, वहां पुलिस लगा दिया आपने, तो ये तो केंद्र के उसमें चला गया। और अभी चंद दिनों में आपके सामने आएगा कि जितना क्यूसिक पानी हरियाणा को पहले दिया गया था, उतना ही पानी हरियाणा को मिलेगा। पहलगाँव में जो एक दर्दनाक हादसा घटना कहें, चुन-चुन के हिंदुओं को मारा गया, तो क्या कहेंगे, क्योंकि आतंकी इतने प्रबल हो गए हैं जम्मू में? ऐसा है, वहां पे जिस जगह पहलगांव में ये घटना हुई, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि पर्यटक जाते थे, वहां उनको आवश्यकता नहीं थी इन चीजों की। लेकिन ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत करा गया और इंडिकेट करके पूछा गया कि तेरी आप कौन से धर्म से हैं, जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, तो धर्म पूछ के गोलियां मार दी गई। ऐसे लोगों का हश्र आप चंद दिनों में देखना, सर्जिकल स्ट्राइक हो। मैंने तो आपके चैनल के माध्यम से भी मोदी साहब को एक बात कह रहा हूँ, मोदी जी आप एक काम करें, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उसको भारत अधिकृत कश्मीर बना लें। बनाते ही ये जो है ना आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इसमें तो अब सारी चीजें सामने आई है, एजेंसियों ने भी बता दिया कि पाकिस्तान का पूरा रोल है इसमें। और आज तक जितने आतंकवादी हैं वो सारे तो मुसलमान हैं, वो तो कलमा पढ़वा रहे थे लोगों से। तो इसका मतलब है एक जाति, लोग कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये मजहब तो सिखाता है। हमने तो इनके मौलवी जो है उनसे सुना, उन्होंने एक बात कही कि हमारे इसमें लिखा हुआ है कि काफिरों को मारना अच्छी बात है, अल्लाह नेमत बरसेगा, बख्शेगा। तो ये लोग तो अब एक काम करना चाहिए कि अब युद्ध होना चाहिए, और हर भारतीय नागरिक का एक परम कर्तव्य बनता है कि अब वो भारत सरकार के पीछे खड़ा हो और अपने आप को भारत का सैनिक समझ के इस पे कार्रवाई करने का काम करें। आजकल भाजपा नेता अधिकारियों से माफ़ी मंगवा रहे हैं, डीएसपी की जो घटना हुई सिरसा को लेकर, जी, क्या जी, जी। कहें? ऐसा है, भाजपा नेता किसी से माफ़ी नहीं मंगवाते। एक्चुअल में एक बहुत बड़े नेता का बेटा था, जो गवर्नर रहे हैं। उनका बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि वो जानते नहीं थे। किस तरीके से आपने वीडियो देखी होगी, जो ऑर्गेनाइज़र है, कम से कम उनका तो ख़्याल रखना चाहिए। डीएसपी साहब को चाहिए था कि उनसे पूछ लेते, लेकिन उन्हें ना पूछ के हाथ पकड़ के उनको निकाल दिया। ये कहाँ का औचित्य बनता है? अधिकारियों को भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक की सेवा करना उनका काम होता है। कम से कम ये पूछते कि आप कौन हैं? इतना मौका ही नहीं दिया। तो माफ़ी तो उन्होंने खुद जाके माँगी, अपनी गलती की माँगी है। भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो लोग बिना बात की बातें करते हैं, और विपक्षी जो लोग हैं, उनका काम है इन चीज़ों को उछालना और कुछ नहीं। अगर बात करते हैं विपक्ष, आप भाजपा नेता है, बात करते हैं अब हुँ, कांग्रेस पार्टी की। जी, जी। कांग्रेस पार्टी का अभी तक संगठन विस्तार नहीं हुआ है। क्या आप देखते हैं इसको भविष्य? एक्चुअल में कांग्रेस जो है, इनका विस्तार कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष ना बना सकते, प्रदेश अध्यक्ष बना के छोड़ देते हैं, संगठन कभी नहीं बना।
आप ये देखा ना, जब इनका नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहा, कितनी बड़ी बात है। एक को मनाना है ना, किसी के सिर पे ये ताज रख दें, लेकिन ये तो चाहते हैं कि एक बाबू बेटे की पार्टी है, वो बाबू बेटे वाली पार्टी का कारण है, वह वही नहीं बढ़ने देते। अब कांग्रेस तो सिमट गई, कांग्रेस का तो नाम लेवा कोई नहीं है, ये तो यूं ही चार लोग उछलते हैं और कुछ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है मैं नेता प्रतिपक्ष बनूंगा, तो दूसरे कोई बोल नहीं रहे। तो इसका मतलब है, एक चीज मैंने देखी प्रवीण जी इनमें, क्योंकि ये लोग जो है ना, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं, वो तो हुड्डा के गीत गा रहे हैं, और जो शैलजा के हैं वो शैलजा के गीत गा रहे हैं। गीत गाने से कुछ नहीं होता, संगठन तो बनना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना जबरदस्त है जिसका कोई अंदाज नहीं है। हर क्षेत्र में आप ये देखें कि हमने तो पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इनका संगठन नहीं बन रहा आज। आज तो मतलब अगर मैं सही मायने में कहूँ तो कांग्रेस तो धरातल में चली गई, ये उभरने वाली नहीं है। और जो हरियाणा में एक बात कहा अगर है ना, कि इनकी जड़ तो राम ने दिखी, तो क्लियर बात है कांग्रेस की जड़ तो राम को दिखाई देगी। अब ये उभरने वाली नहीं है, और जब कोई उभरने की बात आती है तो ये खुद उभरने नहीं देंगे। कभी हुड्डा टांग खींच लेगा, कभी शैलजा खींच लेगी, यही काम है इन लोगों के, और कुछ नहीं। तो ये थे हनुमान वर्मा। इनका साफ तौर से कहना है कि जो जातीय जनगणना की जो एक सरकार ने जो एक घोषणा की है, इससे आगे जो बैकवर्ड को खासकर फायदा होने वाला, और खासकर जो एक जो इन्होंने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि जो कांग्रेस पार्टी हुड्डा पार्टी बनकर रह गई है। प्रवीण कुमार, हिसार।